नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का यूपी आरओ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज में स्वागत करता हूं। तो रोज की तरह आज की अपनी इस क्लास में हम लोग फिर डिस्कस करने वाले हैं कुछ खास प्रश्न जो आपकी आने वाली परीक्षा के लिए उपयोगी है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से हैं वो खास प्रश्न और उनसे जुड़ी कौन सी खास बातें आपको याद रखनी है। तो देखिए, आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है। तो कौन सा हार्मोन हार्ट बीट जो है उसको बढ़ाने का काम करता है और उत्तेजना फील कराता है हमें कि हम उत्तेजित हो रहे हैं। एस्ट्रोजन, एड्रेनालिन, फेरोमोन और थायरोट्रोपिन, कौन सा है? तो देखिए, सही आंसर है एड्रेनालिन। दरअसल एड्रेनालिन को एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है और इसकी खास बात यह होती है कि यह एड्रेनल मेड्यूला से स्रावित होता है। जब ये शरीर में ज़्यादा स्रावित होता है तो स्रावित होने पे हमें क्या होता है, हमें हार्ट बीट बढ़ी हुई फील होगी और साथ साथ उत्तेजना का भी अनुभव होगा। तो ये सारा काम एड्रेनालिन करता है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो बी हो जाएगा इसका उत्तर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन सी असाधारण शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं? देखिए, जब कभी हम लोग बातें करते हैं राष्ट्रपति शासन की तो पता लगता है कि संविधान के अनुच्छेद 356 और 365 में बात की गई है राष्ट्रपति शासन की। 356 में कब लगेगा? जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाएगा। यानी कि मान लीजिए कि सरकार तो चुन ली गई है पर सरकार नहीं चल पा रही और किसी कारण विधानसभा भंग हो गई है, तो उस वजह से क्या होगा, संवैधानिक तंत्र की विफलता मानेंगे और राष्ट्रपति अपने हाथ में सारा मामला ले लेते हैं। अगर मान लीजिए कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं पर लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करवाने के लिए राज्य सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को पूरा नहीं कर पा रही है, चीजें नहीं संभाल पा रही है, तो ऐसी स्थिति में फिर जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो अनुच्छेद 365 के तहत लगाया जाता है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन सी असाधारण शक्तियां प्राप्त हो जाती है, ये बात यहाँ देखने वाली है। तो पहले में कह रहा है कि वह राज्य सरकार के कार्य अपने हाथ में ले लेता है, जो कि होता ही है। जब हम कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लगाए तो मतलब क्या होगा, राष्ट्रपति राज्य सरकार के कार्य करेगा। चलिए जी, राज्य सरकार को वहां पे बोल दिया था कि आपको आराम करना है, बाय बाय। उसे राज्यपाल तथा अन्य कार्यकारी अधिकारियों की शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। तो देखिए, ये वाली बात भी सही है, ये बिल्कुल ऐसा ही होता है। वो कार्य वारे सब कुछ अपने हिसाब से कर लेता है, उसे किसी की जरूरत उसके बाद में रहती नहीं है। वह घोषणा कर सकता है कि संसद राज्य विधायिका की शक्तियों का प्रयोग करेगी। ये वाली बात भी ठीक है, क्योंकि विधायिका के कार्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति अपने ऊपर नहीं ले सकता, खुद से नहीं कर सकता सारे कार्य। डिसीजन को लागू करवा सकता है, लेकिन उससे जुड़े हुए जो कार्य हैं, जो प्रोसेस वगैरह फॉलो करना है, वो संसद को ही करना होता है दोनों। तो ये वाली बात भी ठीक है, ये ऑर्डर कर सकता है, ये पावर राष्ट्रपति के पास में होती है। दोनों ही ठीक है, और जब दोनों ही ठीक होंगे तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा प्रश्न का उत्तर। ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा कह रहा है कि भाई दो सूचियां हैं, मिलान कीजिए। एक तरफ वन्य जीव अभ्यारण्य या पक्षी विहार है और दूसरी तरफ जिला दे रखा है। कह रहा है सही सुमेलित कीजिए। समसपुर पक्षी विहार, कैमूर वन्य जीव विहार, बारवती अरंगा पक्षी विहार, चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार। चार हमारे सामने है। देखिए, जो चंद्रप्रभा है ना, ये 2023 की प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में भी पूछा गया था, वहां पर सीधे तौर पर सीधा आया था ये। तो किस जिले में पड़ता है ये? गोंडा, चंदौली, रायबरेली या मिर्जापुर? मुझे लगता है कि आप लोग को शायद पता हो, तो इसका इजी है, चंदौली में पड़ता है। यानी कि डी के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? 2 लेना है हमें, चंदौली। देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर आंसर भी आ गया, डी के लिए एक ही जगह पे 2 दे रखा है, यानी कि बी है हमारे प्रश्न का सही उत्तर। तो बहुत बार ऐसे ही एक से ही हमारा युग्म जो है वो सुमेलित हो जाते हैं। चलिए फिर बाकियों को मिला लेते हैं। समसपुर पक्षी विहार है कहाँ पे? तो देखिए, समसपुर पक्षी विहार पड़ेगा जाकर के रायबरेली के अंदर। अब कैमूर वन्यजीव विहार कहाँ पड़ेगा? तो देखिए, कैमूर वन्यजीव विहार मिर्जापुर के अंदर। ठीक है, बचा कौन? अकेला गोंडा। तो गोंडा में है पार्वती अरंगा पक्षी विहार। तो सही उत्तर 3 4 1 2 कहाँ है? 3 4 1 2, यानी कि बी प्रश्न का सही उत्तर है हमारा। ठीक, कोई ऐसी परेशानी वाली बात तो नहीं। चलिए फिर युग्म दे दिए हैं। अब कह रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये बताओ। देवी पाटन मेला, हरिदास जयंती मेला, कालीजन मेला, देवा शरीफ मेला। ठीक है, तो देवी पाटन मेला कहाँ लगता है? बलरामपुर में लगता है या नहीं लगता है? क्या कह रहे हैं साथियों? ये बात बिल्कुल ठीक है, लगता है। हरिदास जयंती मेला कहाँ लगता है? क्या हरिदास जयंती मेला मेरठ में लगता है? जी नहीं लगता है। ठीक है, कालिंजर मेला कहाँ लगता है? बांदा में, बिल्कुल। और देवा शरीफ मेला बाराबंकी के अंदर, बिल्कुल ठीक है मामला। अब हरिदास जयंती मेला मेरठ में तो नहीं लगता, तो कहाँ लगता है? तो देखिए, ये मेला आपको लगता है मिलेगा मथुरा में। ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं, यानी कि प्रश्न का उत्तर बी रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पौधों में भ्रूण मिलता है किसमें? फूल में, पत्ती में, कली में या बीज में? कहाँ मिलता है? बहुत ईजी है, बीज में मिलता है, यानी कि डी होगा प्रश्न का उत्तर हमारे लिए।
तो देखिए पौधों में भ्रूण बीज में मिलता है और अंकुरण प्रक्रिया के फलस्वरूप भ्रूण बीज से बाहर आ जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि सतत विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सतत विकास के बारे में कह रहा है कि इसमें सामाजिक आर्थिक विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण भी शामिल होता है। एजेंडा 21 का संबंध इसी से है। तो देखिए सतत विकास का मतलब क्या होता है? सतत विकास मतलब धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका मतलब ये होता है कि ठीक है विकास करो लेकिन पर्यावरण का दोहन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए, सस्टेनेबल स्तर होना चाहिए, यानी कि जिस तरह से आप पर्यावरण का इस्तेमाल करें वो खुद को रिकवर भी कर पाए, इतनी क्षमता छोड़नी है। ऐसा नहीं कि बहुत अति दोहन कर दिया वो रिकवर ही नहीं हो पा रहा है, तो ये काम नहीं करना है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या सिर्फ सामाजिक आर्थिक विकास होगा? क्या पर्यावरण संरक्षण इसमें शामिल नहीं होगा? तो सामाजिक आर्थिक विकास करते हुए क्या करना है? पर्यावरण का संरक्षण भी करना है। जैसे कि आपको मैंने बताया कि विकास करो लेकिन पर्यावरण का ध्यान रखते हुए, बात ठीक है। अब इसी के लिए एजेंडा 21 हम देखते हैं कि आया था, ठीक है ना। तो एजेंडा 21 में सारी बातें इससे जुड़ी हुई की गई है। इसको रियो सम्मेलन, रियो डी जेनेरियो के रूप में भी जानते हैं। उस दौरान सारी बातें जो थी वो एजेंडा 21 की गई थी, ठीक है। तो दोनों ही सही है और जब दोनों सही हो जाएंगे तो क्या होगा? बी हो जाएगा प्रश्न का उत्तर, क्योंकि यही कह रहा है कि एक और दो दोनों सही है। ठीक है, चीजें क्लियर है, बढ़िया। तो अगला प्रश्न हमारे कह रहा है कि मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? महबूब उल हक, अमर्त्य सेन, जॉन मेनाइकिंस और पॉल सैमुएल्सन। किस सामने किया है बताइए, किसने किया? चार ऑप्शन हमारे सामने आ गए, पता है आप लोग को, क्लियर है मामला? चलिए अच्छी बात है। तो प्रश्न का उत्तर है ए, महबूब उल हक साहब ने किया था मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन। इसमें इन्होंने ये बताया कि मानव विकास का मतलब ये है कि भाई ऐसे रूपों और ऐसे विकल्पों को शामिल करना जो मानव के जीवन स्तर में सुधार करता है, विकल्पों में वृद्धि करता है। तो ये जब रूप मिलेगा मानव के जीवन के अंदर तो उसको मानव विकास हम लोग मान सकते हैं, ठीक है। चीजें क्लियर? तो प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य में रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो देखिए रिकेट्स रोग, अब रिकेट्स रोग के बारे में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि रिकेट्स जो होता है वो हड्डियों से जुड़ा हुआ मामला रहता है, ठीक है। अब हड्डियों के अंदर जब एक विटामिन, कौन सा विटामिन? विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो रिकेट्स रोग हमें देखने को मिलता है। शरीर के अंदर विटामिन डी की कमी ना हो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि भाई सूर्य की धूप लेनी चाहिए, चाहे गर्मियों में कम लो ज्यादा लो पर लेनी चाहिए, सर्दियों में तो लेनी चाहिए, मिलती ही नहीं। दूध पीते रहना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अंडों का सेवन से भी आपको विटामिन डी मिल जाएगा और हड्डियों की बीमारी रिकेट्स रोग नहीं होगा। तो प्रश्न का उत्तर डी। इसी के साथ बढ़ेंगे हम लोग आगे और अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। किसी देश को संविधान की आवश्यकता होती है, पूछ रहा है क्यों होती है बताइए। तीन बातें कह दी हैं हमारे सामने। शासन की शक्तियों को सीमित करने के लिए, व्यक्ति और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए, वर्तमान और भावी पीढ़ी के अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए। हम लोगों ने भारत का संविधान क्यों बनाया था? हम लोग क्या चाहते थे? पहली बात तो ये कि जो लोग शासन करें, पहली बात तो संविधान का मतलब क्या होता है कि नियमों और कानूनों का संकलन जिससे देश की व्यवस्था चलती है। अब नियम और कानून संकलन चलेगा तो क्या होगा? सबका पालन करना है, सबसे ऊपर संविधान है, यानी कि कोई भी पद इससे ऊपर नहीं जाएगा। इसमें लोगों के अधिकारों की बात होगी, स्वतंत्रता न्याय की बात होगी, देश की व्यवस्था कैसे चलेगी, सारी बातें होंगी। और इसी के साथ हम लोग ये भी देखते हैं कि आने वाले समय में अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पर बैठेगा तो उसको अपने मार्गदर्शन के लिए किसका इस्तेमाल करना है? संविधान का इस्तेमाल करना है कि भाई क्या क्या मैं कर सकता हूँ और क्या मैं नहीं कर सकता। तो क्या इसका उद्देश्य या आवश्यकता में हम लोग शासन की शक्तियों को सीमित करना शामिल कर सकते हैं? बिल्कुल बात ठीक है भाई। संविधान बताता है कि देखो आपकी पावर्स क्या है। यहाँ हमें पता चलता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। हमें ये पता चलता है कि क्या क्या चीजें आपको सामूहिक रूप से करनी है, क्या संसद में हो सकता है, आपकी मनमर्जी नहीं चलेगी, चाहे आप राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो। और लोकतंत्र है तो चुनाव होगा, 5 साल के बाद होगा, सारी व्यवस्था फिक्स की हुई है। तो संविधान के तहत ये तो शासन की शक्तियों को सीमित कौन करता है? संविधान करता है। और संविधान कहता है सबसे ऊपर मैं हूं, बाकी कोई भी पद कोई भी व्यक्ति मेरे ही बाद आएगा। व्यक्तियों और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए सारी बातें संविधान में मिलती है, बिल्कुल ठीक है। वर्तमान और भावी पीढ़ी की अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए, तो हमारे जो उद्देश्य हैं, चाहत हैं, अभिलाषाएं कौन पूरी करेगा? संविधान ही पूरी करेगा। तीनों ही बातें ठीक है। जब तीनों ही ठीक है तो ना ए सही होगा, ना बी सही होगा, ना सी सही होगा, क्योंकि सही डी होगा। यही कह रहा है कि उपयुक्त सभी सही है। बात ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो प्रारूप समिति बनाई थी संविधान के लिए ताकि संविधान का ड्राफ्ट वगैरह हो सके। अब इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, हमें पता है, सभी जानते हैं। इसलिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है कि अध्यक्ष ना पूछे जाए, सदस्य पूछे जाए। एन गोपाल स्वामी अयंगर, टी टी कृष्णामाचारी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और एन माधव राव।
4 ऑप्शन हमारे सामने। तो देखिए 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं चारों ही सही, यानी कि डी सही होगा। ये चारों ही सदस्य थे हमारी प्रारूप समिति के। तो प्रारूप समिति में कौन कौन शामिल था? अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, उनके बाद में हम देखते हैं कि एन गोपाल स्वामी आयंगर, ठीक है, टी.टी. कृष्णामाचारी भी शामिल थे, शायद मोहम्मद असादुल्ला, एन माधवराव भी शामिल थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भी शामिल थे, इसके अलावा कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी शामिल थे। ठीक है, तो ये सभी लोग इसमें शामिल थे और सबसे मिलकर बनी थी ये हमारी प्रारूप समिति, जिसने संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया। फिर इस पर मतदान हुआ, विचार विमर्श हुआ, संशोधन किए गए, अंत में भारत का संविधान हम सभी के सामने आ गया। ठीक है, चीज़ें क्लियर हैं सभी को? पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। बाकी वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करना है, बाकी साथी तक शेयर जरूर करना है। बाकी की बातें होंगी हमारी अगली वीडियो में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें विदा। थैंक यू सो मच।